ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपने उन सारे चैप्टर्स के PYQs को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, अपवाह तंत्र। मतलब नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, कहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, कहाँ जाके ख़त्म होती हैं, ये सारी चीज़ें हमको आज देखनी है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और साथ में आप दो चीज़ रखिए। एक तो अपने साथ कॉपी पेन रखिए, दूसरा अपने साथ मैप रखिए, ठीक, क्योंकि इसमें अब आपको मैप में हर चीज़ें देखते हुए चलना है। तो अगर हम लोग अपवाह तंत्र की बात करें तो दो प्रकार की नदियाँ हैं। एक हिमालयी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप वाले भाग में बहती हैं। तो अगर हम लोग हिमालयी नदियों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की नदियाँ हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। तंत्र का मतलब है कि उसमें जितनी मतलब नदियाँ जहाँ-जहाँ से उनके पास जल आएगा, ठीक है, कई सहायक नदियाँ भी होंगी। तो एक जो मेन नदी होगी और जो सहायक नदी होगी, उसके द्वारा मिल के जो पूरा सिस्टम होगा, वही होगा उसका नदी तंत्र, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र के साथ भी ऐसे ही होगा, गंगा के साथ भी ऐसे ही होगा। आगे भी हम लोग एक-एक करके देखेंगे। फिर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इसमें 2, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में, ठीक। अगर मान लीजिए ये भारत है तो कुछ नदियाँ यहाँ गिरेंगी, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई, और कुछ नदियाँ इधर गिरेंगी तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गई, ठीक है। तो चलिए पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या डिफरेंस है। तो चूँकि देखिए हिमालयी नदियाँ बहुत ऊपर से, उनका ढाल बहुत ऊपर होता है, ठीक, बहुत ऊँचे-ऊँचे। आपने हम लोगों ने देखा था ना, शिवालिक पढ़ा, जब महान हिमालय पढ़ा, तो हमने देखा उनकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पर्वत चोटियाँ भी हैं ऊँची-ऊँची। तो जब बहती हैं वो, तो उनकी जो गति है वो तीव्र होती है, ठीक। जबकि और ये बारहमासी होती हैं, मतलब 12 पूरे वर्ष बहती हैं ये, और वर्ष भर ये जल से भरी रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिनेट हिमालय से होता है, और हिमालय में क्या है, बर्फ़ वहाँ पे पिघलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वर्षा पे डिपेंड नहीं करती हैं और बारहमासी होती हैं। यहाँ की कुछ नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय होती हैं। अब देखिए, जैसे अभी हम लोग सिंधु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, तो देखेंगे कि भारत के अलावा और भी कई देशों से बहती है, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब नदियाँ जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में ये लंबी होती हैं, और यहाँ की नदियाँ घाटियों को काट रही हैं तथा आधार को प्राप्त नहीं किया इन्होंने अभी, ठीक। मतलब अभी ये क्या कर रही हैं, घाटियों को काट रही हैं। फिर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये वी आकार की घाटियों और गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक। गार्ज देखा होगा, अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा फिगर, ठीक है। तो एक बार NCERT में देख लीजिए जाके, गार्ज और वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, मतलब ऐसे कुछ घाटियाँ बनाती हैं, ठीक है। इधर से ऐसे बहते हुए आती हैं, वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए अब जो हम देखते हैं वो है हमारा, ये देखिए, ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। अगर हम लोग सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम देखिए कहाँ से हो रहा है। ये जो ब्लैक वाला बना है ये सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र। देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। देखिए सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, तो पहले सिंधु के बारे में देखते हैं। सिंधु का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो वो कैलाश पर्वत से होता है, सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है। कैलाश पर्वत से होता है, फिर कैलाश पर्वत से बहती हुई ये कहाँ पर चली जाती है, तो अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो अब इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी अगर हम लोग सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों की बात करने से पहले थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत और पाकिस्तान, ये तो सिंधु जल विवाद है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, सिंधु नदी के बारे में भी देखना है। इसमें नहीं है PDF में, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हो रहा है, तो तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत है। ये आपको दिख रहा है डायग्राम में एकदम क्लियर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तर में एक बोखरचू हिमानी है। ये बना हुआ है, ये बोखरचू हिमानी है, ठीक। यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अब जहाँ से इसका उद्गम होता है तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान के नाम से, 1 मिनट रुकिए,
तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी या सिंघी खम्बान के नाम से जाना जाता है। या तो इसका मतलब होता है शेर का मुख, मतलब जहाँ से वो निकलती है उसका जो मुख अगर आप देखेंगे तो आपको शेर की तरह दिखेगा, तो इस नाम से उसको जाना जाता है। अब देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है। और दो आपको इम्पोर्टेंट श्रेणियाँ दिख रही होंगी, लद्दाख और जास्कर। ये एल है, एल मतलब ये वाली जो श्रेणी है ये लद्दाख है, और ये वाली जो श्रेणी है ये जास्कर है। तो हम देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी है वो किन दो श्रेणियों के बीच में बह रही है, तो लद्दाख और जास्कर। तो पहला इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट ये हो गया कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में, ठीक। बहते हुए गिलगित के पास एक महाखड्ड बनाती है, ठीक है। गिलगित के पास एक महाखड्ड बनाती है और फिर जिसको सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। गिलगित के पास एक महाखड्ड बनाती है जिसको सिंधु गार्ज के नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात करें तो भारत में ये जो है जम्मू कश्मीर के केवल लेह जिले से होकर गुजरती है। ये दिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लेह जिले से होकर ये गुजरती है, ठीक है। फिर अगर ये भी पूछा जाता है कि जो लेह जिला है वो सिंधु नदी के कौन सी तरफ स्थित है, तो दिख रहा है हमें कि दाहिनी तरफ स्थित है, ठीक। इसकी कुल लंबाई है, सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 टोटल, मतलब तिब्बत से अगर हम लोग बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक पूर्ववर्ती नदी है ये। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब से ये नदी बह रही है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनका निर्माण हिमालय के पहले से हुआ था, मतलब ये हिमालय के पहले से बह रही है। अब तीन नदी है, तीन देशों से होकर ये बहती है। एक तो चाइना से निकल रही है, तिब्बत से, भारत से और फिर पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो इस वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ से बहती है, भारत, सबसे पहले चाइना, फिर भारत और फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो तीन जगह से ये इसका फ्लो होता है। अब हम लोग अपने उस पे चलते हैं, कहाँ पे, हाँ। अब देखिए, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दो सहायक नदियाँ होती हैं, एक दाईं ओर से मिलने वाली और एक बाईं ओर से मिलने वाली। दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी हैं, श्योक। अब दाईं और बाईं कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे अपने आप को रखिए, तो ये इधर हो जाएगा आपका दायां हाथ, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका बायां, मतलब इधर से जो मिलेगी वो बाईं हो जाएगी और इधर से जो मिलेगी वो दाईं हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग दाईं ओर से देखें तो श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, शिगार, तोची, गोमल। अभी ये सब हम लोग उसमें देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। बाईं ओर से देखेंगे तो जो आप नाम सुने हैं, अगर आपने मतलब इनका नाम नहीं ही सुना होगा लेकिन इनका नाम तो आपको पता होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, व्यास, सतलज, जास्कर, सोहन, किशनगंगा भी एक बार शायद पूछा गया एग्जाम में, ठीक। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में बात करें, झेलम नदी। अब देखिए, जो झेलम नदी है जो, और ये सब नदियां हैं, ये सब सिर्फ हो सकता है आपको नाम देके पूछा जाए ना, कि गिलगित जो है वो किसकी सहायक नदी है, या गोमल किसकी सहायक नदी है, या सोहन, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, लेकिन इनके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन और भी कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग झेलम की बात करें तो झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पांजाल श्रेणी के गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील से, मतलब मेन जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वेरीनाग झील और एक पीर पांजाल श्रेणी। तो झेलम नदी पीर पांजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से निकलती है। फिर उत्तर पश्चिम, जैसे सिंधु नदी बह रही थी वैसे ही झेलम भी बहती है। उत्तर पश्चिम में बहते हुए यह नदी श्रीनगर और वूलर झील में बहते हुए, मतलब श्रीनगर से होते हुए जाएगी और वूलर झील से होते हुए जाके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान के पास एक जगह है बासमंगल, वहाँ पे एक ये गहरा महाखड्ड बनाती है, ठीक। फिर हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक मंद ढलान होने के कारण ये नौकागम्य है, मतलब यहाँ पे हम लोग नाव चला सकते हैं क्योंकि इसका ढलान यहाँ पे मंद होता है, ठीक। फिर पाकिस्तान में एक जगह है झंग नामक जगह पर ये चिनाब से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु से नहीं मिलती है, ये चिनाब से मिलती है, फिर चिनाब जाके सिंधु में मिल जाती है, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम में, ये सिंधु है और ये चिनाब है, ठीक है। तो जो झेलम होगी
वो झेलम आके चिनाब में मिलेगी, सिंधु में नहीं मिलती। फिर देखिए सिंधु जाके चिनाब जाके सिंधु में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें अगर चिनाब नदी की, तो चिनाब जो है, अब देखिए अभी हमने कहा ना सारी नदियाँ कहाँ मिलेंगी, चिनाब में मिलेंगी, और चिनाब जाके सिंधु में मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया, मान लीजिए आपको दर्रा पूछ लिया, तो बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो अब जो चिनाब नदी है वो दो सरिताओं के मिलने से बनती है, चंद्र और भागा। ठीक है, चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है चिनाब नदी। कहाँ से निकलती है, बाड़ा लाचा दर्रे से। बाड़ा लाचा दर्रा का हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो नदियों के मिलने से बन रही है चंद्र और भागा, तो इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। भारत की इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है, और तवी नदी, इंपॉर्टेंट, तवी नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक, अगर बाएं तट नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन तवी नदी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चिनाब की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, रावी, वो भी, ये भी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो चिनाब भी हमने देखा हिमाचल प्रदेश से निकल रही थी, और रावी भी, ये हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पहाड़ी है, कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे से, वो बाड़ा लाचला दर्रे से, रावी रोहतांग दर्रे के निकलती है, और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चिनाब में। अब देखिए ये भी कहाँ मिल रही है, चिनाब में। सारी नदियाँ कहाँ मिलेंगी, चिनाब में, चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए व्यास नदी, व्यास नदी का उद्गम, ये भी रोहतांग दर्रे, मतलब रावी भी रोहतांग दर्रे से, और ये रोहतांग दर्रे के पास में एक व्यास कुंड है, उसी के नाम पे इसका नाम व्यास नदी है। ठीक है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश। तो हमने देखा कि 3 नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी, चिनाब, रावी और व्यास, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकल रही हैं। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है, तो पंजाब में हरिके एक जगह है, उसके पास। अब ये देखिए, ये चिनाब में नहीं मिलती है, ये सतलज में मिलती है। अभी हम लोग मैप में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है कि ये भी कुल्लू घाटी से, ये भी कुल्लू, इसके ऊपर वाली रावी भी कुल्लू घाटी से गुजर रही थी, और ये भी कुल्लू घाटी से, क्योंकि दोनों लोग नियरेस्ट जगह से निकल रही हैं। ठीक है, सतलज इंपॉर्टेंट नदी है, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर। अभी हमने देखा कि जो सिंधु है वो भी तिब्बत से ही निकल रही है। ठीक है, तिब्बत के पास से ही निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, कैलाश पर्वत से। ठीक, और सतलज भी तिब्बत के मानसरोवर के पास से। ब्रह्मपुत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी हम देखेंगे कि तिब्बत से निकल रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो तिब्बत से निकलती हैं, तो 3 नदियां याद रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक, कहाँ से, कौन से झील से, राकसताल झील से। ठीक है, निकलती है। इसका मुहाना ये भी किस में मिल रही है, चिनाब में। सारी नदियां चिनाब में मिल रही हैं, बस एक नदी जो थी हमारी, कौन सी, व्यास, व्यास जाके किस में मिल जाती है, सतलज में। मतलब व्यास जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, फिर इसकी विशेषता ये भी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब इसका भी निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। ठीक है, अब हिमाचल में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से दर्रे से जो सतलज नदी है वो प्रवाहित होती है, तो शिपकीला दर्रा। हमने 3 दर्रा पढ़ा, एक बाड़ा लाचा दर्रा, एक रोहतांग दर्रा और एक शिपकीला दर्रा। तीनों दर्रा आपको याद रखना है, दर्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और नदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, व्यास और स्पीति। देखा हमने कि व्यास नदी मिल रही है और एक और नदी है स्पीति, ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, इसको भी हम लोग मैप में देखेंगे, इसकी सहायक नदी है। अब देखिए, परियोजना तो अलग से पढ़ना ही है, फिर भी जहाँ जहाँ जो परियोजना आएगा उसको देखते जाइए। भाखड़ा नागल परियोजना भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में, और नांगल पंजाब में। पढ़ते हैं ना हम लोग, तो एक साथ पढ़ लेते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, तो ये अलग अलग है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नागल पंजाब में। किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और ये जो भाखड़ा है इसी के पीछे गोविंद सागर जलाशय बांध स्थित है। ठीक, तिब्बत में इस नदी को लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको, सतलज नदी को लॉन्ग चेन खम्बाब। वो सिंगी खम्बान था या खम्बाब था, देखिए सिंधु को सिंगी या सिंघी खम्बान के नाम से जाना जाता है, और इसको सतलज को लॉन्ग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्यास और सतलज
व्यास किस में मिलती है? सतलज में। कहाँ पे मिलती है? हरिके के पास, पंजाब में। और वहीं से जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो दो चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि एक गोविंद सागर जलाशय और एक इंदिरा गांधी नहर, ये दोनों कहाँ से निकाली गई हैं? तो सतलज से। ये तो सतलज से भाखड़ा बांध के पीछे, और ये वाली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहाँ व्यास और सतलज मिलती है वहाँ से ये नहर निकाली गई है। तो ये हो गया। अब देखिए लास्ट ये बचा है, फिर हम लोग मैप में चलेंगे। सिंधु समझौता इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में तो इम्पॉर्टेंट है ही। क्या है, कब हुआ था? सबसे पहले तो डेट याद रखनी है, 1960 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, देखिए जो सिंधु समझौता का मतलब है कि वही पानी के लिए लड़ाई होती है दोनों के बीच में ना। कोई कहता है कि हमारे देश से गुजर रही है तो हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे। ठीक, फिर तो इस पे समझौता हुआ था 1960 में। ये कहा गया इनमें कि सिंधु और इसकी जो सहायक नदी, कौन कौन सी सहायक नदी? झेलम और चिनाब। तो इनके 80% जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% जल का इस्तेमाल भारत करेगा। ठीक है, मतलब 3 नदियों का, सिंधु झेलम और चिनाब, इनका पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? तो पाकिस्तान 80% जल यूज़ करेगा और भारत 20%। फिर जो रावी, व्यास, सतलज, बाकी जो 3 नदियां हैं उनके 20% जल का मतलब उल्टा हो जाएगा। 20% जल का यूज़ पाकिस्तान करेगा और 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा। ठीक, तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र में जितने फैक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब हम लोग मैप में चलते हैं। मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, हमने देखा कि जो सिंधु नदी है वो कैलाश पर्वत से निकल रही है। ठीक, लेह जिले से होते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते हुए, ठीक, ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है और मिठानकोट के पास सारी नदियाँ इससे मिल जाती हैं और फिर ये गिर जाती है अरब सागर में, अपना जल गिरा देती है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें किसके दाएं तरफ वाली नदियाँ, यहाँ पे था ना ये है दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो हमने कहा था जो ऊपर से मिलेंगी वो दाईं ओर से रहेंगी और जो नीचे से मिलेंगी वो बाईं ओर से रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो नदी है दाईं ओर से मिलने वाली वो है ये श्योक नदी, पढ़ा हमने, श्योक नदी। ठीक, और एक ये फैक्ट है इसमें कि जो श्योक नदी है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, लेकिन काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है। ठीक है सॉरी, कहाँ से निकलती है ये? बोमू ग्लेशियर से। ठीक है, बोमू ग्लेशियर से निकलती है और इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? एक नुब्रा नदी जो कि नुब्रा वैली से होकर प्रवाहित होती है और एक गलवान नदी। ठीक है, ये हो गई पहली हमारी दाएं तरफ की नदियाँ। सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग एक ये पढ़ेंगे श्योक, फिर ये ना, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। वो पूछ लेंगे कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम लोग एक मिनट, हाँ, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले श्योक नदी है, उसके बाद है शिगार नदी। ठीक है, शिगार नदी है। उसके बाद ये देखिए सिंधु गार्ज है, बताया था ना कि एक गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये तो गार्ज हो गया। गार्ज उतना ध्यान में मत रखिएगा। तो सबसे पहले श्योक नदी, श्योक की 2 सहायक नदियां हैं, नुब्रा नदी, गलवान नदी, फिर शिगार नदी, फिर 2 नदियां और आती हैं, हुंजा और गिलगिट, फिर स्वात, फिर खुर्रम। ठीक है, फिर तोची। ठीक है, स्वात खुर्रम हो गया, तोची हो गया और गोमल नदी हो गई। ठीक है, और ये वाली काबुल नदी है। देखिए यहाँ मैंने ये एरो बना दिया है। तो सबसे पहले एक बार इसका सीक्वेंस और देख लेते हैं। सबसे पहले श्योक, नुब्रा, शिगार, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, खुर्रम, तोची और गोमल। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आयोग ने थोड़ा सा भी अपना मतलब पैटर्न टफ किया तो वो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे नदी पूछ लेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। ठीक, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मिठानकोट के पास ये किसमें सब मिल जाती हैं। ठीक, ये तो हमने देख लिया दाईं ओर वाली नदियाँ। अब बाईं ओर वाली नदी देखते हैं। बाईं ओर में सबसे पहले होती है जास्कर नदी, जो कि जास्कर से निकलती है, जास्कर पर्वत से निकलती है। तो अगर पूछा जाएगा कि दाईं ओर से सबसे पहले कौन मिलती है, तो श्योक नदी, सबसे बाद में कौन मिलती है, तो गोमल नदी। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। ठीक है, दाईं ओर से। बाईं ओर से सबसे पहले कौन मिलती है? जास्कर, और सबसे लास्ट में सतलज।
देखिए जास्कर जास्कर पर्वत से। उसके बाद ये देखिए सुरु और द्रास, ये दोनों नाम से ये नदियां हैं। ठीक, पहला जास्कर हो गया, फिर सुरु द्रास हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए सोहन नदी। ठीक है, सोहन नदी, ये 3 नदियाँ हो गई। उसके बाद अब हम लोग मेन नदी पे आएंगे। मेन हमारी कौन सी नदी है? तो झेलम नदी। झेलम नदी की बात अगर करें तो ये है वेरीनाग झील से निकलेगी। देखिए यहाँ से बहते हुए ऐसे जा रही है ये। अब इस पे क्या क्या चीज़ स्थित है इसको भी देखिए। हमने 2 चीज़ की बात की थी, अनंतनाग से हमने कहा था कि बारामूला तक इसका जो ढाल है वो ज़्यादा तीव्र नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं। तो ये हमने 2 जगह देख लिया। उसके बाद यहीं पे देखिए ये कश्मीर घाटी है पूरा। ठीक है, झेलम नदी किन 2 झीलों से प्रवाहित होती है? तो एक डल झील से प्रवाहित होती है, एक वूलर झील से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी झेलम नदी। उसके बाद झंग के पास जाके किस में मिल गई है? चिनाब में मिल गई। तो पहले एक नदी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि जो झेलम नदी है वो किन किन झीलों से होकर प्रवाहित हो रही है, कहाँ से निकल रही है, किस में मिल रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं। अब दूसरी नदी है चिनाब। चिनाब की अगर बात करें तो जो चिनाब नदी है ये हमने कहा था 2 नदियों से मिलके बनेगी। हाँ, एक और चीज़ देख लीजिएगा, झेलम नदी पे एक परियोजना भी है, तुलबुल परियोजना। ये एरो बना है ना, ये तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? झेलम नदी पे। अब देखिए अगर बात करें किसकी, अब चिनाब की, तो चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलके ये बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सराय सिंधु के पास किस में मिल जाएगी? अब ये देखिए ये झेलम है, सराय सिंधु के पास ये मिल जाएगी किसमें? सिंधु नदी में। ठीक है, नहीं सिंधु नदी का नहीं है ये यहाँ पे मिलेगी मिठानकोट के पास। ठीक, सारी नदियों का जल लेके जाएगी और मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाएगी। ठीक है, चंद्र और भागा। इस पे एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसकी एक सहायक नदी है जो हम लोगों ने बात की थी, तवी नदी, ये देख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 1 मिनट, हाँ नेक्स्ट है हमारा कौन सा नदी? ये वाली रावी नदी। रावी जो है वो सराय सिंधु के पास मिलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, और देखिए पीर पांजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ देख लीजिए कि जो रावी नदी है वो दो श्रेणियों के बीच में है, पीर पांजाल और धौलाधर के बीच में, और सराय सिंधु के पास जाके हमने देखा कि उसमें मिल जा रही है चिनाब नदी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी व्यास। अब व्यास देखिए, व्यास सतलज में मिलेगी। व्यास कहाँ पर है? हाँ, तो व्यास कहाँ पर है? ये है व्यास। व्यास देखिए यहाँ से निकल रही है। ठीक है, व्यास कुंड से निकल रही है। रोहतांग दर्रा ये है, रोहतांग दर्रे से ही रावी भी निकल रही है, और रोहतांग दर्रे के नीचे पास में एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड से व्यास नदी निकल रही है, कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे हरिके के पास आके सतलज में मिल जा रही है। और यहीं से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। हम लोगों ने पीछे इसको देखा है कि जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें सतलज नदी की, लास्ट जो है वो निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है, राकसताल झील से। ठीक है, राकसताल झील से निकलती है वहाँ पे तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है। अब देखिए इसको क्या नाम से जाना जाता है? लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। ये जो दर्रा आपको दिख रहा है ये शिपकीला दर्रा है, मतलब जो सतलज नदी है वो शिपकीला दर्रा से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, फिर प्रवाहित होते हुए जाती है और फिर किस में मिल जाती है? चिनाब में। फिर देखिए अब ये चिनाब देखिए सबका पानी ले रहा है, चिनाब का भी झेलम का भी इसने पानी रिसीव किया। उसके बाद ये कौन सी है? रावी का भी पानी इसमें गया, और फिर सतलज का भी पानी इसमें गया, और व्यास का सतलज में गया। तो सबका पानी लेके अब चिनाब नदी कहाँ चली जाएगी? सिंधु नदी में। ठीक है, 2 चीज़ और देखिए कि सतलज की 2 सहायक नदियाँ हैं। ठीक, एक स्पीति नदी है और एक यहाँ पे एक और नदी थी। हाँ, एक तो हमने व्यास की बात कर ली। ठीक है, तो 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं, स्पीति नदी और व्यास नदी। और एक और छोटी सी नदी है जिसका आपको नाम याद रखना है, पिन नदी। पिन नदी किसकी सहायक नदी है? स्पीति की सहायक नदी। तो ये आपका था सिंधु नदी तंत्र। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एक बार आप लोग इसको क्या करिए, बना लीजिएगा।
ठीक है, अगर आप लोग बना के अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर जब हम लोग चीज़ों को देख के याद करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। देखिए जो चेनाब है उसमें 3 परियोजनाएँ हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक परियोजना देखी थी तुलबुल परियोजना, ठीक, वो तो झेलम नदी पे था। चेनाब पे 3 परियोजनाएँ, सलाल, बगलिहाल और दुलहस्ती। सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा, कभी-कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि ये जो परियोजनाएँ हैं, ये चेनाब नदी की हैं, तो इनको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में लगाइए। तो सबसे पहले सलाल, बगलिहाल और दुलहस्ती। और कभी-कभी अलग पूछ लेगा कि दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पे है, तो चेनाब नदी पर। तो ये था आपका ओवरऑल सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।